वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 9 फॉर क्लास 12th। यूनिट 4 चली हुई है हमारी EMI। लेक्चर नंबर 9 क्लास +2 यूनिट 4 EMI। इसमें AC करंट वाला टॉपिक चला हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछले हमारे 3-4 लेक्चर हुए, जो 3 लेक्चर हुए पिछले हमारे, वो तीनों आपस में इंटरकनेक्ट थे। पहले में हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट की AC करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF के लिए। उसके बाद हमने जो अगला लेक्चर थे 2, उनमें मीन वैल्यू फाइंड आउट, RMS वैल्यू फाइंड आउट की। RMS वैल्यू किस किस के लिए? अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF के लिए। ये 2 हमने किए, ठीक है। अब आने वाले जो 2-3 लेक्चर हैं, या 4 भी हो सकते हैं, शायद 4 ही, वो आपस में लिंक होंगे। आपको एक यदि समझ में आ जाता है तो बाद में थोड़ा थोड़ा चेंज करते चलेंगे हम और अगले टॉपिक को समझते चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। AC सर्किट containing resistance only। एक AC सर्किट लेके चल रहे हैं हम, जिसके अंदर क्या है? एक रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि एक सर्किट मान के चलेंगे भाई हम, ठीक है। उसमें केवल एक रेजिस्टेंस लगा रखा होगा हमने एक AC सप्लाई के अंदर, ठीक है, रेजिस्टेंस। उसके लिए हमें रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, और करंट और पोटेंशियल के बीच में या EMF के बीच में क्या रिलेशन होगा। चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा पहले। लेट अस कंसीडर an AC circuit containing resistance R and current I। I कौन सा हमारे पास? इंस्टेंटेनियस करंट। एंड EMF E। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेकेंड यूनिट हमने की, तब हमें पता लग गया था कि EMF जो होगा उसको हम नियरली इक्वल मानेंगे किसके, या होता ही क्या है, वो एक पोटेंशियल ही होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं, क्या E = E0 sin ωt या cos ωt, उसको हम क्या लिख सकते हैं? V = V0 sin ωt। इन दोनों को हम आपस में चेंज करके लिख सकते हैं। जो वैल्यू है हमारे पास EMF की, मैक्सिमम वैल्यू होगी वही पोटेंशियल की होगी, जो पीक वैल्यू होगी वही दूसरे की होगी, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों को चेंज करके लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें, इसमें एक चीज और एज शोन इन फिगर। पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit is equal to EMF through the सर्किट, ठीक है।
अब हमें ओम्स लॉ हमने पढ़ रखी है, उसके अलावा भी हमें पता है कि पहले हम पढ़ चुके ईएमएफ, या भाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिख सकते हैं हम इसको, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड द alternating EMF is given by, क्या होता है, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, ये होता, ठीक है। और यदि हम बात करें if I is the current and R is the resistance, then IR is equal to E is equal to E नोट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू आई आर, तो E इज इक्वल टू आई आर हो गया हमारे पास, E की वैल्यू ये है, इसका मतलब आई आर की वैल्यू भी क्या आ गया हमारे पास, E नोट साइन ओमेगा टी। आई आर इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, और ये हमने पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं, नया नहीं है ये। और यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, E नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। I is equal to E नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। पुट E नोट बाई आर इज इक्वल टू I नोट, सो I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, where I naught is peak value of AC and E naught be the peak value of alternating EMF। तो देखो, सबसे पहले हमें यह बताया गया था कि हम एक ऐसे सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें केवल क्या है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा है वो, ठीक है। इस सर्किट की हमने बात करनी थी, तो हमने एक मान लिया ये नीचे वाला जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये AC को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो मान लिया हमने। अब हमने सेकंड यूनिट में पढ़ रखा है कि जो ईएमएफ होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों इक्वल होते हैं। तो ओम्स लॉ का यूज करके, या फिर हमने ये लिख भी दिया कि ईएमएफ और पोटेंशियल क्या होंगे हमारे पास, इक्वल। ईएमएफ की इक्वेशन हमने पुट कर दी यहाँ पे, ये पता है पहले पढ़ते आ रहे। उसके बाद हमने क्या किया है, इसके अंदर I यदि करंट है और R रेजिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ हमने पढ़ रखी है, पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, IR, मतलब E के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, E नोट साइन ओमेगा टी। IR की वैल्यू निकाल, E नोट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू निकालेंगे तो R इधर भेज दिया, E नोट बाई R, यहाँ से I की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब मैं क्या कह रहा हूँ, E नोट बाई R को हम I नोट पुट कर रहे हैं। I नोट क्या हमारे पास पीक वैल्यू है किसकी, करंट की, और E नोट क्या हमारे पास पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग EMF की, ठीक है। ये मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली, और ये वाली हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट, ठीक है। शायद दोनों इक्वेशन हमने पहले भी ड्राइव की है, पहले डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेते थे। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि दोनों है ना सेम फेज के साथ ट्रेवल कर रही है। अब बात करें यदि हम फेज की, इसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी, लिख देंगे, कोई बात नहीं, इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे।
इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। अब हम बात क्या कर रहे थे भाई, दो इक्वेशन आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड। यही आई +1 क्लास में जो वेव और ऑक्सीलेशन वाली यूनिट है उसमें उसके अंदर एक फेज का जिक्र आता है। फेज क्या होता है, नॉर्मली यदि कोई इक्वेशन आपको दिखे और उसका आपको फेज पूछे तो जो यहाँ पे एंगल होता है वही फेज का काम करता है। किसका काम करेगा वो, फेज का। फेज डिफरेंस मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो फेज डिफरेंस की वैल्यू आएगी। फेज की वैल्यू निकालनी हो तो जो एंगल होगा हमारे पास वो फेज होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह एंगल क्या है हमारे पास, दोनों जगह एंगल क्या है, इक्वल एंगल, कोई भी फर्क नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो clearly from equation first and second we find that alternating current and alternating EMF both travel with same phase and the phase difference बिटवीन, दोनों एंगल को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0। ठीक है, सो वी कैन सा दैट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ both of them lie on same point। ये क्या है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है कि दोनों की सेम पॉइंट पे लाई करेगी। कैसे होगी वो मैं ग्राफ से आपको समझा देता हूं, या इसको वेव डायग्राम भी बोल देते हैं कई बार, वेव डायग्राम। क्या होगा, ये है एक हमारे पास इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट कर रही भाई टाइम को, और ये पीक वैल्यू या करंट और ईएमएफ की वैल्यू को ई नोट और आई नोट लिख सकते हो आप, ई नोट और आई नोट। ठीक है, हमने एक मान ली इक्वेशन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, ईएमएफ को। ये वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की कौन सी है, सॉरी ईएमएफ की, ई नोट। ठीक है, अब यदि इसके साथ साथ एक वेव और ट्रेवल कर रही है, जहाँ पे भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे है, और जहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू है उसकी मिनिमम वैल्यू भी वहीं पे है। और ये वाली किसकी डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को। इसको देख के हम क्या बता सकते हैं कि दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, एक ही जगह पे है। यहाँ पे ये भी नीचे जा रही, ये भी ऊपर, तो वो दोनों लाइन ऊपर है, एक नीचे है तो दूसरी भी नीचे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, सो द सर्किट
containing resistance only have zero phase difference between current and EMF, कि करंट और EMF के बीच में दोनों के अंदर कितना फेज डिफरेंस होगा, 0 डिग्री का। कोई भी, कहने का मतलब ये है कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ही एक साथ ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हर एक के लिए हमें करना है। अगले वाला जो लेक्चर आएगा हमारा उसके अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टर हो जाएगा, उससे अगला जो होगा उसके अंदर कैपेसिटर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सर्किट चेंज होता रहेगा। ये हो गया हर एक का पहला पोर्शन। अब दूसरा जो आएगा उसमें हमें टॉपिक यही सेम ही रहने वाला, जैसे वेव डायग्राम हो गया इसी के लिए, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, एक होता है इसमें फेजर डायग्राम, इसी टॉपिक के अंदर ही है, वो अलग नहीं, इसी का ही पार्ट है। हटा देते इसको, लिख देंगे दोबारा। फेजर डायग्राम किसके लिए है भाई ये फेजर डायग्राम, इस सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, उसके लिए हम फेजर डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो फेजर डायग्राम बेसिकली क्या होता है, ये एक डायग्राम बनाते हैं हम किस किस के बीच में, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो दोनों की पीक वैल्यू है हमारे पास, उनके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। और जो एरो होती है हमारे पास, चलो मैं बना देता हूं पहले एक बार, ये हमारे पास, क्योंकि इन दोनों के बीच में भाई फेज बराबर, एंगल क्या है, बराबर है, तो दोनों एक ही पॉइंट पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने आई नोट मान लिया और ये क्या मान लिया, ई नोट। ठीक है, आई नोट और ई नोट हमने कंसीडर कर लिए। तो ये जो है, ये जो एरो हेड है, इनको हम फेजर बोलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे कि पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड, बाय एरो कॉल्ड फेजर, एंड द मैग्नेटिक एंगल बिटवीन, जो एरो है ये कितना एंगल क्रिएट कर रही है भाई यहाँ पे, ओमेगा टी, किस किस के बीच में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और फेजर के बीच में है। ठीक है, जो लेंथ होगी इनकी, वो किसको, जो इनकी जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास। और उसके अलावा यदि हम बात करें कि यदि हम इनका इस तरीके से प्रोजेक्शन करते हैं, यहां से ऐसे डॉटेड लाइन खींचते हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन है ऊपर वाली, ये रिप्रेजेंट करेगी ई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, नीचे वाली है आई को रिप्रेजेंट करेगी कौन से कंपोनेंट में, साइन कंपोनेंट में। यदि इनको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रा करते हैं ऐसे नॉर्मल, तो ये वैल्यू हमें देंगी कोस के कंपोनेंट में। किसके कंपोनेंट में देंगी, कोस के कंपोनेंट। जो दो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, एक का लिखवा देता हूँ, अगले का यदि आएगा तो वो आपको खुद लिखना है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, भाई इसमें ये चेंज आएगा, उसमें जो थ्योरी लिख रहे हैं हम कि ये क्या होता है, वो केवल आपको एक ही बार लिखना, बाद में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आएगा तो आपको लिख लें। पेपर में एक ही पूछा जाएगा, किसी एक के लिए पूछा जा सकता है, तो वो आप आराम से देख के इसमें बता सकते हो। तो उसके बारे में फिर आपको कंप्लीटली लिखना है, वहाँ पे आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर आपको कंप्लीटली लिखना है। क्या है ये, लिखे, इन दिस डायग्राम the peak value of
alternating current and EMF are represented by arrows called phasor. The phasor makes angle omega t with the phasor makes angle omega t with horizontal axis. The length of phasor gives the magnitude of current and EMF. ठीक है, कि जो हमारे पास इसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और वो मैंने आपको बता ही दिया क्या, द प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस gives the value of instantaneous current and EMF in sine component and the projection on horizontal component gives the value in cosine कंपोनेंट। भाई जो इस पे ये है, जो ये वैल्यू आएगी ये होगी I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो ये वैल्यू आएगी यहाँ से यदि वैल्यू निकालें ये भी I की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू कौन सी होगी, I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। इसको कोसाइन फॉर्म में बोल रहे हैं और इसको किस फॉर्म में बता रहे हैं हम, साइन की फॉर्म में, ठीक है। एंड द फेज डिफरेंस होगा जो हमारे पास, वो किससे रिप्रेजेंट करेगी भाई, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एंगल से। किससे रिप्रेजेंट होगा, एंगल से। जो कोरस्पॉन्डिंग फेजर है आई और ई है, इनके बीच में जो है उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे फेज डिफरेंस को, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वैल्यू होगी, ये मैंने आपको बता भी दी है, वरना यहाँ से ये दो वैल्यू आएंगे हमारे पास, ठीक। एक लाइन और है बस। क्या है अभी,
द फेज डिफरेंस between two phasor are represented by angle between टू फेजर या कोरेस्पोंडिंग फेजर। ठीक है, और यहाँ फिर वहाँ से ना लिखी हो तो दोबारा लिख लेना कि E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब जो अगला टॉपिक होगा जब हम उसको करवाएंगे तो क्या होगा, केवल मैं आपको ये डायग्राम बनाऊंगा, इसके अंदर जो फेज डिफरेंस होगा उसके बारे में बताऊं। जो ये चीजें हमने लिखी भाई एरो हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये दोनों के बीच में सेम एंगल पे थे तो यहाँ पे यदि इनके बीच में कुछ और एंगल होता है इसको हम दाएं बाएं करते हैं एक दूसरे को, तो जितना अलग होगा केवल वही बताने वाले, उसके अलावा जो चीजें हैं वो बाकी सारी एज इट इज चलने वाली, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अगले में ये नहीं लिखेंगे भाई जो एरो हेड है, ये जो एरो हेड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी मैग्नीट्यूड को। ये फेजर है दोनों, ये जो एरो बना लगा रखी है ना ये एरो, ये फेजर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और जो इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है भाई कितनी मैग्नीट्यूड ईएमएफ की है और कितनी मैग्नीट्यूड हमारे पास करंट की है। ये हर एक में नहीं लिखने वाले हम, पहले में लिखना था बता दिया। अब पेपर में यदि कोई और आ जाता है तो आपको ये चीज़ें लिखनी है, जो चेंजमेंट होगा वो लिख के आना है। आपको पेपर में जब नोट डाउन करो तो आप भी एक बार लिख के छोड़ देना, लेकिन जब लिखना हो पेपर में कोई भी एक पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये सारा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9। वी होप यू लाइक इट, एंड अगले लेक्चर में हम एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली उसके बारे में पढ़ने वाले। थैंक यू।